हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल 5G इंग्लिश क्लासेस बाय विनीत सर। आज मैं लेकर आया हूं अपने यूपीटीजीटी इंग्लिश को क्रैक करने के जो तरीके हैं उसमें सेकंड वीडियो पार्ट 2 लाया हूं, जिसमें मैं आपको लैंग्वेज कैसे हम प्रिपेयर करें एवं लैंग्वेज में भी वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके यूपीटीजीटी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आप सभी लोग। शुरू करते हैं। पहला हमारा जो स्टेप है वो है टू स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों, आप सभी को अगर कोई कंफ्यूजन हो कि हम लैंग्वेज में किस पोर्शन से शुरुआत करें, कहाँ से हम लैंग्वेज पढ़ें, अक्सर हमारे मन में लिटरेचर की तरह ये विचार आ जाता है। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करेंगे तो हमारी जो बेसिक ग्रामर है वो मजबूत हो जाएगी और उसके बाद में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वे सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें दोस्तों हमें सबसे पहले नाउन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि नाउन इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। और नाउन से ही जुड़ा हुआ है प्रोनाउन। अगर हम नाउन समझ लेते हैं तो उसके बाद में फिर हमें प्रोनाउन की कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। प्रोनाउन को समझने के बाद एडजेक्टिव की कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताता है। तो हम बिल्कुल एक क्रम में चल रहे हैं, एक बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। जब हम इस तरीके से स्टडी करेंगे तो आगे की चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ईजी होती चली जाएंगी। उसके बाद में हमें वर्ब चैप्टर का अध्ययन करना चाहिए। वर्ब के बाद में एडवर्ब। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि एडवर्ब वर्ब की ही विशेषता, बेसिकली वर्ब की ही बताता है। हालांकि एडजेक्टिव की भी बताता है और स्वयं एडवर्ब एडवर्ब की भी बताता है, लेकिन बेसिकली ये वर्ब की बताता है। तो हमें वर्ब के बाद में एडवर्ब। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हमें स्टडी करनी है और फिर कंजंक्शन की करनी है। कंजंक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद में इंटरजेक्शन। अब दोस्तों बात आती है ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किस बुक से पढ़ें। मैंने लैंग्वेज को प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ दो बुक बताई थी, टू बुक्स हमारे द्वारा आपको बताई गई थी, जिसमें मैंने फर्स्ट जो बुक है वो बताई थी रेन मार्टिन, और सेकंड बुक हमने एसपी बख्शी सर की बताई थी, खास तौर से वो वकेब्स के लिए बताई थी। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप रेन मार्टिन से पढ़िए, क्योंकि रेन मार्टिन में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि रेन एंड मार्टिन बुक जो है वो एक ऑथेंटिक बुक है, रेफरेंस बुक है। आज भी जब भी कभी कोई विवाद होता है और वो चैन बोर्ड में पहुंचता है, लैंग्वेज से संबंधित कोई विवाद होता है, तो रेन एंड मार्टिन बुक का ही सबसे ज्यादा वहां पे एग्जाम्पल एज ए रेफरेंस बुक के रूप में दिया जाता है। तो ये चीज आप समझ लें। दूसरी बात है कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित रेन मार्टिन बुक्स में काफी अच्छी एक्सरसाइजेज दी गई हैं। तो इन्हें आप जब पढ़ेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट एक बिल्ड होगी। दोस्तों सबसे जरूरी बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। जब कभी भी आप पढ़ें, मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप लोग रट्टा ना मारें। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। अब इस डिफिनीशन से काम चलने वाला नहीं है। हमें नाउन की जो परिभाषा डिफिनीशन है उसको बिल्कुल सही तरीके से उसकी कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग नाउन की परिभाषा तो जान लेते हैं, बट जब उन्हीं नाउन में से कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होने लगते हैं तब मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को फिर वहां पे समस्या आती है। तो इस बात को आप समझ लें, जब भी आप रेन मार्टिन बुक पढ़े तो कॉन्सेप्ट को समझने की जरूर कोशिश करें। अब बात आती है दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप है सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। जब आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ऊपर के हमने अभी वर्णन किया है वे पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप पढ़ेंगे सेंटेंस और इसके काइंड्स। फिर थर्ड जो हमारा स्टेप रहेगा ये भी आप रेन मार्टिन बुक से ही पढ़िएगा, टाइम एंड टेंस। अब दोस्तों जबकि आप स्वयं ही सोच लीजिए, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ चुके होंगे तो जब आप टाइम एंड टेंस को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे बार बार सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव वर्ब।
प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें फिर आपको उतनी टफ नहीं लगेंगी, इसीलिए मैं बिल्कुल आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ, एक ऑर्डर में बता रहा हूँ। अब जब आप टाइम एंड टेंस को पढ़ेंगे तो फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उसके बाद में पढ़िएगा। अब आप सपोज करिए जब आप थ्री टेंसेस को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे एंड तब आप एक्टिव और पैसिव सीख रहे होंगे, एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करना, पैसिव से एक्टिव को कन्वर्ट करना, तो आपको कितनी आसानी होगी, क्योंकि आप टाइम एंड टेंस पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद में बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी में। इस पे जो है दो क्वेश्चन तक तो जरूर ही पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बाद में बात करते हैं पंक्चुएशन की। मेरा यही मानना है कि आप इन चारों चीजों को रेन एंड मार्टिन से पढ़ें। हालांकि अगर आप रेन मार्टिन एक बार पढ़ चुके हैं तो आप एसपी बख्शी सर की बुक है उससे भी इसकी एक्सरसाइजेज देख सकते हैं, कई सारे एग्जांपल्स वहां पे आपको मिलेंगे और आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट को समझने की बात है। अभी टाइम और टेंस जो आप पढ़ते आए हैं उसमें आपने पहचान पड़ी होगी, जनरली जब आप ट्रांसलेशन करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है ते हैं, ये वो चीज़ वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो थियरी नहीं चलेगी। हमें उस टेंस को समझना होगा, उसके रियल यूज को समझना होगा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे यूज करना है। जैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि टाइम एंड टेंस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ते हैं देन वी मस्ट नो वेयर वी शुड यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करना है? when we want to communicate in English, particularly when we are telling someone about our habits, we need present indefinite tense। तब हमें present indefinite tense की जरूरत होती है, तो वहां पे हमें इन चीजों को समझना होगा। मैं थोड़ा सा आपको बस एग्जांपल दे रहा था। अब बात कर लेते हैं फोर्थ हमारा जो स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। इस सभी के बाद में आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। इसमें एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में रूपांतरण हो जाता है, सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। तो ये एक्टिव एंड पैसिव भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। चाहे हम असर्टिव से इंटेरोगेटिव में बनाए, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बनाए, या असर्टिव को एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में बनाए, एक्सक्लेमेटिव को असर्टिव में बनाए, ठीक है, इस तरीके से करें। और चाहे हम डिग्रीज कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज पढ़ रहे हो, वहाँ सभी में यही होता है कि हमारा जो सेंटेंस है उसका रूप बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। यही सही अर्थ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंटेक्स में आता है। इसमें किस सब्जेक्ट के साथ हमें किस वर्ब का यूज करना चाहिए, इसमें वर्ब कैसे क्या वर्ब आएगी, ये सब बताया गया। 6 नंबर पे हमारा है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आने लगा है। थोड़ा बदल के रख देते हैं, कभी किसी अलग तरीके से रख देते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, इंग्लिश मैगजीन्स को पढ़ना चाहिए। उसके बाद में जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस जो होंगे उनको आप करेंगे। इस पे मैं कभी आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बता सकूं, तब फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को करने लगेंगे। अब लास्ट में बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपी टीजीटी में लैंग्वेज पोर्शन में जो चीज़ है वो है वोकेबलरी। हमारी जो वोकेबलरी है इस पोर्शन से आप खुद ही एक सेट पेपर उठा के देख लीजिएगा, कम से कम आप मान के चलिए 10-12 नंबर के जो है क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए। इस टॉपिक को आपको अलग से ही टाइम दे के पढ़ना चाहिए अगर आप यूपी टीजीटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अब वोकेबलरी में भी हमें ये ध्यान रखना वोकेबलरी को तैयार कैसे करें, क्योंकि आप बहुत दिन से देखते चले आ रहे हैं एक तरफ से आप वोकेब्स पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से आप भूल जाते हैं। आसान नहीं होता वोकेब्स को याद कर लेना। हम आखिर कहाँ तक और कितनी वोकेब्स को मगअप कर लेंगे, अर्थात उनको हम रट लेंगे। तो मैंने अपने एक अनुभव के आधार पर जो मुझे सही लगा है उन चीज़ों को, उन ट्रिक्स को या उन टिप्स को आप कह सकते हैं मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए यूजफुल हो सकती है तो इसको निश्चित रूप से आप लोग यूज कर सकते हैं मेरे तरीके को। नंबर 1, वकेब को हमें कैसे यूज करना है। टू यूज ए चिट और फ्लैश कार्ड। जैसे मान लिया आपने कोई वकेब एक सीखी, कोई भी एक वर्ड आपने सीखा, मान लिया आपने एक वर्ड सीखा एक्सक्विजिट,
QUISITE। एक्सक्विजिट मीन्स होता है श्रेष्ठ। अब आपने ये वर्ड सीखा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कागज की जो है चिट बना लें या फ्लैश कार्ड टाइप का बना लें और उसमें लिख लें। जब भी आप कहीं गए हैं या आपका मन हुआ आप धीरे से अपना देख सकते हो। तो एक ये तरीका हो सकता है चिट या फ्लैश कार्ड को यूज करके। बी टू यूज द वर्ड इन सेंटेंस, ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगा है और मैंने अपनी जो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग की है। If today I am able to speak English fluently, the credit goes to this method because I like this method very much and I also practice it in my daily life. मैं इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज करता हूँ। जब भी आप कभी कोई नया वर्ड इंग्लिश में सीखें या याद करें तो उसको आप सेंटेंस में यूज करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप उसको एक सेंटेंस में बनाएं, 2 सेंटेंस में बनाएं, देखें आप उस सेंटेंस को कैसे बना पा रहे हैं। जब बना लें तो कोशिश किया करें कि एक दिन में एक बार या डिलिबरेटली आप जानबूझ के नोइंगली उस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करें। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। नंबर सी जो थर्ड है वो है टू लुक अप इट्स डिफरेंट फॉर्म्स लाइक नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अगर आप कोई एक वर्ड सीख रहे हैं तो केवल उस पर्टिकुलर वर्ड को ही ना याद करें, एक बार उसको डिक्शनरी में कंसल्ट कर लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ऑक्सफोर्ड जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी बुक की ओरिजिन दिखाते हैं, पूरी एटमोलॉजी दिखाते हैं, फिर उस बुक का क्या सिनोनिम हो सकता है वो दिखाते हैं, एंटोनिम भी क्या हो सकता है वो दिखाते हैं। अब यह भी बताएंगे कि वो नाउन है वो क्या है। अगर वो नाउन है तो उसका एडजेक्टिव पता करने की कोशिश करिए, एडजेक्टिव है तो नाउन, वर्ब। ये सारी जब चीजें आप पता करेंगे तो जब इतनी सारी चीजें आप करेंगे तो आपके मेमोरी में वो जो वर्ड है वो रिटेन होगा, एक रिटेंशन जो वकेब का है वो यहाँ पे होगा आपके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म द हैबिट ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, वाचिंग इंग्लिश प्रोग्राम्स। ये बहुत ही अच्छा है लेकिन ये मान के चलिए इसमें थोड़ा आपको समय लगेगा क्योंकि जब आपका एग्जाम नियर होता है तब आप इतनी जल्दी नहीं, लेकिन मान के चलिए अगर आप इंग्लिश न्यूज पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके कठिन वर्ड्स जो आपको नहीं आते हैं एक डायरी में कहीं नोट कर रहे हैं और आप 2-3 महीने ही केवल इस बात को करके देखिए, निश्चित रूप से आपकी जो वकेब है वो इनरिच होगी, आपकी डिक्शनरी जो है वो इन्हांस होगी। आप खुद ही पाएंगे कि आपका जो वर्ड पावर है वो बढ़ता चला जा रहा है। और वाचिंग इंग्लिश प्रोग्राम्स, मान लिया आप समाचार सुनते हैं तो एज अ इंग्लिश स्टूडेंट आप उन समाचार को इंग्लिश में सुनिए, इंग्लिश न्यूज चैनल जो है उसको सुनिए। तो बार बार जब कोई वर्ड आपके सामने आएगा व्हेन यू कम अक्रॉस सर्टेन वर्ड्स अगेन एंड अगेन it will strike in your mind and it will remain in your mind, it will be there in your mind, when you need you will use, तो आप उसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिपीट वकेब आफ्टर 3, 7, 14 डेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप इसको करके देखिएगा। किसी वर्ड को मान लिया आपने 10 वर्ड्स याद किए, अब 3 डेज के बाद में फिर उन 10 वर्ड्स को आप रिवीजन कर लीजिए। 3 डेज हो गए तो 7 डेज के बाद में फिर आप उनका रिवीजन कर लीजिए, 7 डेज हो जाए फिर 14 डेज के बाद में कर लीजिए और फिर आप देखेंगे कि वे सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन हम इसको कर सकते हैं। जैसे हम लोगों की एक आदत होती है कि हम व्हाट्सअप स्टेटस बहुत लगाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। आप मान लिया आपने 10 वर्ड्स याद किए, 10 वकेब याद करिए, अब उनको एक फ्लैश कार्ड में करके आप उसकी फोटो खींच के अपने व्हाट्सअप स्टेटस लगा लीजिए। बार बार हम लोग देखा करते हैं कितने लोगों ने व्यूज किया, तो जितने बार आप वो स्टेटस देखेंगे वो सारे वकेब आपके आंखों के सामने आएंगे। ये एक तरीका हो सकता है आप लोगों के लिए, मॉडर्न तरीका है, टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि वकेब को कैसे याद करें। क्या एक दिन में सिनोनिम ही पढ़े, फिर अगले दिन में एंटोनिम पढ़े, फिर उसके अगले दिन में इडियम फ्रेज, तो ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि हम एक दिन में सारी वकेब तो पढ़ नहीं सकते, तो हम एक 10-10 फार्मूला लाए हैं आपके सामने। 10-10 फार्मूला है, अर्थात एक दिन में आप 10 एंटोनिम्स को पढ़ें, 10 सिनोनिम पढ़ें और 10 आप इडियम फ्रेजेस करें, 10 जो है मिस स्पेल्ड वर्ड को करें। तो इस तरीके से 40 हो गए। तो आप जब इसको इस तरीके से 10-10 करेंगे तो 40 हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी वकेब्स पे पकड़ स्ट्रांग हो रही है और आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपके आज की वीडियो के संबंध में आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा। कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दीजिएगा। दोस्तों
मैं यहाँ पे एक टीचर ना होके आपका एक फ्रेंड हूँ। चूंकि मैं भी जो है अभी हालांकि गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन स्टडी अपनी जारी रखे हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस के द्वारा कुछ लाभ पहुँचे और कुछ अच्छा कर पाएँ आप लोग, तो मेरी बहुत ही इसमें खुशी होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं अपने चैनल में उन सारी चीज़ों को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बाकी चैनल्स पे अनटच्ड रह जाती हैं। हम एक रेस में नहीं दौड़ना चाहते जहाँ हम सिर्फ आए, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए, कुछ करा दिए, बस वहीं पे छोड़ दिया। हम ये चाहते हैं कि आपको वो तरीका भी तो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है, कैसे हम कम समय में एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक प्रॉपर, एक वेल मैनर्ड वे में हम स्टडी करें, ताकि हम अच्छा कर सकें दूसरों से आगे। तभी आप निकलेंगे जब उनसे अच्छा करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन्स को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपना बनाऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।